चलो जय हिंद गाइस, लेक्चर को अपन करते हैं स्टार्ट, है ना। सो नेशनल न्यूज हम लोग कवर करेंगे। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आपको पता होगी, आप लोग शायद रीड भी करते होंगे। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन इसका आता है। तो आपको सिर्फ फोकस करना है न्यूज के ऊपर, कि जो चीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको न्यूज के ऊपर फोकस करना है। तो कैबिनेट, कैबिनेट क्या होता है, किस चीज को अपन कैबिनेट बोलते हैं? कैबिनेट के बारे में आपको पता होगा ना, पढ़ा होगा आपने कैबिनेट के बारे में। क्या होता है कैबिनेट? ऑलरेडी कवर हुआ है आपका लेक्चर। क्या होता है कैबिनेट? जो कैबिनेट आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये? पार्लियामेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है, जैसे लोकसभा, राइट। लोकसभा के अंदर हम लोग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखने को मिलता है, राइट। उसके हेड कौन होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर एक छोटी बॉडी होती है जिसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट। और उसमें कौन लोग रहते हैं? इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, जैसे कि होम अफेयर मिनिस्टर होते हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है वो कैबिनेट का हिस्सा होती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो ओवरऑल जिनके पास अलग अलग प्रकार की मिनिस्ट्री होती है, नॉन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आप कह सकते हो, राइट, अलग अलग टाइप की। तो अभी क्या हुआ, पहली न्यूज हमें क्या देखने को मिल रही, कैबिनेट ने अप्रूव किया इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, राइट। तो अभी ये लिखना नहीं है, अभी पहले अपन ओवरव्यू जो है वो ले लेते हैं, कौन सी पॉलिसीज है। कंट्री का पहला कमर्शियल रोपवे हम लोग को देखने को मिला। रोपवे के बारे में तो आपको पता ही होगा कि रोपवे क्या होता है, आप लोग शायद बैठे भी होंगे रोपवे में। वो नहीं होती जो रोप जो है वो लगी रहती है, केबल लगी रहती है, आप एक जगह से दूसरी जगह तक ऊपर तक जाते हो, शायद वैष्णो देवी में है ना रोपवे। यहाँ पर भी है, पास में उज्जैन के नजदीक में एक जगह है, कौन सी वाले? टेकरी, हाँ टेकरी पर भी है, हाँ टेकरी पर भी है। उज्जैन के पास भी एक माता जी का मंदिर है, वहां पर भी है। नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज करी है एक ई बुक जिसका नाम है विकसित भारत। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विकसित भारत ई बुक जो है वो किसके ऊपर है? ये काफी इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए। 16 सिविल सर्विसेज डे के दिन पे ये रिलीज जो है वो की गई। इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग को देखने को मिल रहा है 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। आपने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो है पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर, राइट। एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। तो हम लोग को आप आम आदमी पार्टी जो देखने को मिल रही है, वो 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस उसको मिल गया। और किसने दिया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, राइट। फिर द्रौपदी मुर्मू कौन है? हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ये 3rd प्रेसिडेंट बन गई इंडिया की जिन्होंने फाइटर जेट जो है वो फ्लाई किया है, राइट। फिर एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश का, राइट। तो ये चीज भी ध्यान में रखना है थोड़ी सी, तो एक एक करके हम लोग कवर अप करेंगे। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन हम लोग को देखने को मिल रही है, कोलकाता के अंदर जो है वो चल रही है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। देखो कितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। कोचिन में अपन बात करेंगे। फिर नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी हम लोग को, मेडिकल डिवाइस कौन सी होती है? बहुत सिंपल सी चीज पूछा हूं, मेडिकल डिवाइस। भाई हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं, राइट। तो ये सब डिवाइसेस हैं, अलग अलग प्रकार की डिवाइस। जैसे कि आपने कोविड के समय पर वो कौन सी डिवाइस है टेम्परेचर चेक करने की बोल रहे थे, वो फिंगरप्रिंट पे भी रख लेते थे, क्या बोलते थे उसको, है ना, मतलब ऑक्सीमीटर, है ना, ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक करती थी, राइट। तो दीज आर डिवाइसेस। अब ये सब डिवाइस जो है उनके लिए पॉलिसी क्यों बना रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन है भाई। डिवाइस स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। अगर आप सोचो डिवाइस स्टैंडर्डाइज नहीं है तो क्या करेगा डॉक्टर? डॉक्टर वो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जो है वो आपको दवाई किस बिहाफ पर देते हैं? वो रिपोर्ट के बिहाफ पर देते हैं। अगर डिवाइस ही गलत चीज आपको प्रोवाइड करा रही है, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, तो आपको कैसे फिर डॉक्टर एनालाइज कर पाएगा, डायग्नोस कर पाएगा कि सामने वाले व्यक्ति को क्या हुआ है? फिर तो गलत मेडिसिन दे देगा। तो उससे रिलेटेड ये डिवाइस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, इसकी पॉलिसी है। फिर नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है बूजी ब्रिज। ये मोजाम्बिक के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, इंडिया के अंदर, इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है बूजी ब्रिज को। तो ये क्वेश्चन जो है वो वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। फिर क्या लिखा है, एप्पल ओपन फर्स्ट स्टोर इंडिया। ये वाली बात तो आपको पता ही होगी, कहाँ पे ओपन किया इन्होंने? मुंबई में किया है क्या? मुंबई, अभी दिल्ली में भी करेंगे शायद, ये दिल्ली का भी बोला इन लोगों ने, ठीक है। फिर पहली अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन टूर जिसको अप्रूव किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो अलग अलग सर्किट्स, टूरिस्ट सर्किट जो है वो प्रोवाइड कराती है। जैसे कि जिन भी लोगों को एडवेंचर टूरिज्म करना है तो उनके लिए एक अलग सर्किट जो है वो हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के सर्किट है। तो वैसे ही एक हम लोग को अंबेडकर सर्किट है, यानी कि बी आर अम्बेडकर साहब जो है, कौन है बी आर अम्बेडकर साहब? हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो उन्होंने जो है क्या मतलब उनके लिए एक सर्किट है, मतलब उनकी जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उस पर जो है वो टूरिस्ट को घुमाया जाएगा। लिख लो पहली न्यूज, अपनी पहली न्यूज जो है वो क्या आ रही है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा न्यूज के अंदर से वही चीज हम लोग को हाईलाइट करनी है। तो कैबिनेट ने जो है अप्रूव किया इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। तो आप ये लिखिएगा इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023।
approved by cabinet, approved by cabinet committee on security, approved by cabinet committee on security. पहला पॉइंट इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी. कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, पहला पॉइंट. सिर्फ पॉइंट वाइज हम लोग लिखेंगे, नोट्स हमारे बिल्कुल शॉर्ट और प्रिसाइज होने चाहिए, राइट. अब देखो नेक्स्ट लाइन में लिख लिया, सिंपल. नेक्स्ट लाइन में किस पर फोकस करेंगे? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन पर फोकस करें. नेक्स्ट लाइन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. क्यों हम लोग चाह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन स्पेस के अंदर? जिससे कि नया नया इनोवेशन हो, राइट, स्पेस की फील्ड में, राइट. स्पेस के एरिया में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए पॉलिसी है. नेक्स्ट पॉइंट, ये इसका फीचर है पॉलिसी का, राइट. फिर क्या लिखा हुआ है? इन द स्पेस सेक्टर विद इसरो फोकसिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजीज. तो वो अपने लिए काम करनी है. पॉलिसी विल पेव द वे फॉरवर्ड फॉर मच रिक्वायर्ड क्लैरिटी इन द स्पेस रिफॉर्म्स एंड ऑगमेंट प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन टू ड्राइव स्पेस इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्री. इसरो इज द 6th लार्जेस्ट. अब देखो एक फैक्ट आ गया इसरो का. इसरो जो है वो 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी है पूरे दुनिया भर में. ये फैक्ट लिख लो. इसरो डैश 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड. छठी पूरे दुनिया भर में जितनी स्पेस एजेंसी है उसमें 6th लार्जेस्ट है इसरो. क्या फुल फॉर्म है इसरो का? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु, राइट. ठीक है. 400 से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें. इंडिया जो है वो 5th रैंक जो है वो करती है स्पेस कंपनीज के मामले में. वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, राइट. देखो अब स्पेस सेक्टर की पीएसयू. पीएसयू किसको बोलते हैं हम लोग? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनीज जो पीएसयू होती हैं. अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल किसकी कंपनी है? तो ये इसरो की कंपनी है. ये बेसिकली ये ऐसी पीएसयू है जो कि फोकस करती है कि हमारी मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज वगैरह है वो स्पेस की फील्ड पर काम करें. तो एनएसआईएल, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एनएसआईएल, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL एंड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस. ये दो कंपनीज जो है वो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और स्पेस की फील्ड पर काम करती हैं. ये दो कंपनी के नाम याद से लिख लेना. NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड सेकंड वन इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर. NSIL और इन स्पेस, ये दो कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं जो स्पेस की फील्ड पर जो है वो काम करती है. ठीक है, लिख लिया. अब देखो इसके कुछ की फैक्ट्स ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है. ये बड़ा दिक्कत देता है बार बार, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा. अब देखो ये पॉलिसी से अब एक आप जनरल देखो, आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की. अब आपने थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लिया कि ये पॉलिसी इस प्रकार की बनाई जा रही है. अब इसके इसके क्या फायदे होंगे सोचो. मुझे 3-4 पॉइंट्स दो, क्योंकि बोलना आपको पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह भी आपको फेस करना है. सो बोलोगे क्लास में, भले ही गलत बोलो, सही मैं कर दूंगा. प्राइवेट सेक्टर पैसा लेकर आती है, वेरी गुड पॉइंट है ना. टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, नई नई चीजें प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा. और पहला पॉइंट तो आपने बोला पैसा, दूसरा पॉइंट आप बोल रहे हो इनोवेशन, तीसरा पॉइंट एफिशिएंसी, कम पैसों में ज्यादा काम करवा सकते हो. क्या बोलते हैं? दक्षता. और पॉइंट आपको 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे. 5 पॉइंट. अरे इंडिया के बारे में भी तो बोलो. आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इंडिया जो है वो स्पेस के सेक्टर में आगे बढ़ेगी, राइट. स्पेस सेक्टर में इंडिया का रोल जो है वो एनहांस होगा. और 5वां लास्ट पॉइंट, बढ़िया वाला बताओ, मजा आ जाए. देखो ये सब चीजें याद करने वाली नहीं है, ये चीज ध्यान में रखो. ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इसमें ज्यादा याद नहीं करना है, इसमें दिमाग का फोकस ज्यादा करना है. और सोचो, देखो पैसा हो गया, इनोवेशन हो गया, और क्या वो इनोवेशन टेक्नोलॉजी हो गई, और दक्षता हो गया, एफिशिएंसी हो गई, और
फोर्थ पॉइंट, भारत का नाम जो है वो आगे बढ़ेगा, और सेक्टर तो ग्रो कर ही रहा है, राइट। और सोचो इंडिया जो है वो आगे बढ़ रही है, कुछ ऐसी चीज की मजा है, एक इंडिया का नाम और दूसरा इंडिया की जीडीपी। इससे इंडिया की जीडीपी एनहांस होगी, क्योंकि जब भी कोई कंपनी आती है तो वो सिर्फ कंपनी नहीं आती है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। इट विल गोइंग टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, राइट। लोगों को जॉब्स जो है वो मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी तो पैसा जो है वो आएगा कंट्री के अंदर, राइट। तो देखो पहला पॉइंट इसके अंदर यही लिखा है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी हेल्प करेगी इंडिया को कि इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में ये लेस देन 2% से 10% चला जाएगा। यानी कि आज की रेट में हम ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में 2% से भी कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हम 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे फ्यूचर के अंदर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया डिफेंस स्पेस मिशन डिफेंस एक्सपो 2022 के अंदर, तो उसमें भी जो है हेल्पफुल होगा। एक्सपेंडिंग सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, हमारी कंट्री के अंदर सैटेलाइट मैन्युफैक्चर जो होंगी। किसी को पता है नैनो सैटेलाइट के बारे में? एक नई प्रकार की सैटेलाइट आज की डेट में ऑपरेशन हो रहा है जिसका नैनो सैटेलाइट, छोटी सैटेलाइट्स, काफी मतलब नैनो नाम से हमारे छोटी सैटेलाइट्स, और क्यूबिक साइज, मतलब इतनी इतनी सी सैटेलाइट्स आज की डेट में स्पेस में जा रही हैं, राइट। अब क्यों? इंडियन, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी है, ये भी सैटेलाइट जो है वो बना रहा है आज की डेट में, क्योंकि आने वाला समय पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है कंप्लीटली। अब इसके नुकसान बता दो चलो मुझे, फायदे की बात तो सभी करते हैं। अब आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की है, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, आगे चल के गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे, इसके क्या नुकसान है? फायदे तो हमने बात कर ली 5, 2 नुकसान। एनवायरमेंट को नुकसान होगा सबसे ज्यादा, और उसको, और आपको पता है स्पेस के अंदर जो है वो कितनी सैटेलाइट्स हैं? बहुत सारी सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर आज की डेट में भरी पड़ी हुई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली ग्लोब है, और इसमें ये मान के चलो इतनी सारी हजारों की संख्या में, मतलब लाखों की संख्या में बोल लूं सैटेलाइट। अब सोचो जब ये सैटेलाइट आपस में टकराएंगी तो क्या होगा? वो टूटेंगी, और स्पेस के अंदर आपको पता है कि क्या है, वैक्यूम क्रिएटेड है, ग्रेविटी जो है वो है नहीं, राइट। पूरी चीजें जो है वो तैरती रहती है, तो ये आपस में, इसको बोलते हैं मलबा। जो मलबा होता है जनरली स्पेस के अंदर सैटेलाइट टकराती है तो मलबा जो है वो बन जाता है, और इस मलबे के कारण जो है वो क्या होगा, दूसरी सैटेलाइट भी जो है वो डैमेज होंगी, और इसके कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे चल के स्पेस वॉर भी हो सकता है, जिस पर चाइना और यूएसए आज की डेट में जो है वो काम कर रही है स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे कि हमने भी एक टेक्नोलॉजी बनाई थी, शायद आपको पता है, कुछ साल पहले, अग्नि 5 करके। पता है आपको इस चीज के बारे में? कौन सी टेक्नोलॉजी थी ये? 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी थी, एक अग्नि 5 और एक अग्नि मिसाइल। अग्नि 5 जो है वो हमारी जो इंटर बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, राइट। और दूसरी स्पेस की मिसाइल है अग्नि मिसाइल, राइट। स्पेस की, हम स्पेस पे जाकर एक सैटेलाइट को जो है ब्लास्ट कर सकते हैं। हमने इसका डेमो लिया था, तो जिस समय यानी कि पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, हमारी खुद की सैटेलाइट हमने जो है ब्लास्ट करी थी, राइट। एनीवेज, डेब्रिस, बिल्कुल सही पायल, डेब्रिस, ठीक है। हेलो, अब क्या हुआ? ठीक है, काफी है ये वाले टॉपिक्स। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, कंट्री का पहला कमर्शियल रोपवे। ये नेक्स्ट टाइटल डालो, कंट्रीज फर्स्ट कमर्शियल रोपवे। कंट्रीज फर्स्ट कमर्शियल रोपवे, क्या करें इसका? मैं थोड़ा दूर आ जाऊं क्या? इससे टकराने के कारण होता है क्या ये? पर उस दिन तो मैं यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहा था, उस समय भी तो हो रहा था बार बार। कंट्रीज फर्स्ट कमर्शियल रोपवे, इसकी पहले लिखो 3.85 किलोमीटर। 3.85 किलोमीटर पहला पॉइंट। कितने किलोमीटर का है? 3.85 किलोमीटर का है, वाराणसी के अंदर, उसी के आगे डैश वाराणसी, ब्रैकेट उत्तर प्रदेश। वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। कॉस्ट 644 करोड़, कॉस्ट 644 करोड़, 644 करोड़। अब हर एक कैबिन के अंदर जो है वो 10 पैसेंजर जो है वो रहेंगे। ट्रैवल टाइम वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं। पहली अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट है। अब ये चीज आपको लिखना है, पर्वतमाला परियोजना। नेक्स्ट, पर्वतमाला परियोजना, पर्वतमाला स्कीम, पर्वतमाला परियोजना।
क्वेश्चन आएगा ये परियोजना जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपके पास आ गया कि रोपवे, रोपवे से रिलेटेड है, पर्वतमाला परियोजना। पांच स्टेशन इस रोपवे के अंदर इन्होंने जो है वो रखे हुए हैं, वो चीज हमारे लिए जो है वो काम की नहीं है। ठीक है, फोकस करें पर्वतमाला परियोजना के ऊपर। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट 2022-2023 में इसको लॉन्च किया था। और पर्वतमाला परियोजना के आगे ब्रैकेट में पीपीपी मॉडल लिख दो। पीपीपी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट? पीपीपी मॉडल उसके ब्रैकेट में लिख दो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये परियोजना पीपीपी के ऊपर जो है वो चलती है। ठीक है, ठीक है। 5 इयर्स मिशन, पर्वतमाला परियोजना का 5 इयर्स मिशन है। 5 इयर्स मिशन, टारगेट कंस्ट्रक्शन ऑफ 1200+ किलोमीटर रोपवे। 5 इयर्स मिशन, नेक्स्ट टारगेट कंस्ट्रक्शन ऑफ 1200 किलोमीटर प्लस रोपवे। 1200 किलोमीटर से ज्यादा रोपवे को बनाना है, ये इनका टारगेट है। दो 2022-23 की ये स्कीम है, 2022-2023 स्कीम। ठीक है, ये स्कीम जो है वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। एग्जांपल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जेएनके और दूसरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये किताब का नाम लिख लो, विकसित भारत। विकसित भारत। सिविल सर्विसेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 अप्रैल, याद रखना है। 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे। पहली चीज तो ये लिख लो। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल। इस दिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने विकसित भारत नाम की एक किताब जो है वो जारी करी। ठीक है, अब सिविल सर्विसेज डे क्यों मनाया जाता है, तो आप लिखेंगे, अब क्वेश्चन डाल दो, व्हाई सिविल सर्विसेज डे। सिंपल सा, व्हाई सिविल सर्विसेज डे, क्यों सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, व्हाई डू वी सेलिब्रेट एंड ऑल, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आप लोग को है ही। व्हाई सिविल सर्विसेज डे, 1947 आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? वल्लभ भाई पटेल साहब। ये लिख लो, 1947 डैश आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने सिविल सर्वेंट्स को, सिविल सर्वेंट्स जो थे उनका जो बोलते हैं ना प्रोबेशन ऑफिसर्स, पीओ जिनको जो है बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, जो जैसे आप जब यूपीएससी, नहीं नहीं वो अलग है, राइट? तो जैसे ही आप यूपीएससी जो है वो क्रैक करोगे और उसके बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग होगी तो आप प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जो है वो कहलाओगे इनिशियल ट्रेनिंग के पीरियड में। तो आपका जब ट्रेनिंग का पीरियड होता है तो उस दौरान इन्होंने जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो जितने भी ऑफिसर्स थे उनको एड्रेस किया था, यानी उनके सामने आकर स्पीच दी थी। और उस समय सिविल सर्वेंट को बोला था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, कि सिविल सर्वेंट जो है वो स्टील फ्रेम है इंडिया के। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज को किसने बोला? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ये लिख सकते हो, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल referred the civil servant as steel frame of India. Steel frame of India. स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। इसके आगे एक वो लिखना, while addressing, while addressing, while addressing the probationary officers या probationers, by addressing the probationer, PROBATIONERS, probationers,
of all India services. Probationary या probationers officers of all India services at Metcalfe House या Metcalfe House उसको बोलते हैं, at Metcalfe House दिल्ली. क्वेश्चन ये भी आ सकता है Metcalfe House कहां पर है? दिल्ली में. At Metcalfe House, METCLF, Metcalfe House दिल्ली. क्योंकि पहले सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग दिल्ली में ही होती थी. आज की डेट में इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग दिल्ली में होती है. आज मैं मैम को बोलूंगा कि एक वीडियो आपको फॉरवर्ड करें ग्रुप में आपके, जो अभी एमबीबीएससी का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस किया मैंने. मतलब अभी पार्ट 1 ही आया, 25 क्वेश्चन का है. अभी मैंने पॉलिटी का एक बैच जो है वो लिया था, पूरे क्वेश्चन उससे रिलेटेड है पॉलिटी के, जो मैंने पॉलिटी का बैच लिया. क्योंकि द पॉइंट इज दैट कि आप जहां पर भी पढ़ाई करें, तैयारी करें, एक श्योरिटी के साथ यार कि कहीं पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो. मनी पैसा तो फिर से कमा लोगे, कहीं पर भी पैसा डाल रहे हो पैसा फिर से कमा लोगे, बट द पॉइंट इज योर टाइम. योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि टाइम पर फोकस नहीं करोगे तो समय तो निकल जाएगा, दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे. तो मेरा फोकस हमेशा ही रहता है. ज्यादातर कोचिंग वगैरह ये सब चीजें नहीं करती कि प्रूफ के साथ तैयारी. मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि अगर मैं तैयारी करा रहा हूँ तो जैसे ही पेपर आ रहा है, आई विल गोइंग टू गिव द प्रूफ कि भाई ये पेपर है और जो मैंने पढ़ा है उसी से रिलेटेड जो है वो आया है. सो दैट शुड बी स्टडी. जनरली लोग क्या करते हैं, भागा दौड़ी करने लगते हैं तैयारी के दौरान, कि भाई तैयारी के दौरान भागा दौड़ी थोड़ी ना करनी है. अब देखो, अब ये पर्टिकुलर एक टॉपिक आया है, राइट, कि कौन सी किताब है? विकसित भारत. यस. अभी कभी अब देखो, क्वेश्चन शायद विकसित भारत से रिलेटेड ना पूछे, आपसे पूछ ले आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है वो कौन है. यहां से भी तो क्वेश्चन आ सकता है. फिर लोग बोलते हैं अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो फैक्चुअल चीज पूछ ली. फैक्चुअल नहीं पूछी, करंट अफेयर्स से ही चीजें आई हुई है. तो करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल स्पेसिफाइड कि न्यूज से रिलेटेड चीजें नहीं आएंगी, ये इससे रिलेटेड चीजें जो है वो आ जाएंगी बैकग्राउंड में. ठीक है, बस इसमें इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ और नहीं है. इसमें सिविल सर्वेंट्स को अलग अलग प्रकार के अवार्ड्स भी मिलते हैं. यानी कि अगर आगे चल के आप चूज करते हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करना, जब आप आईएएस वगैरह बनोगे तो सिविल सर्विसेज डे के दिन आपको अवार्ड्स वगैरह मिलेंगे अलग अलग प्रकार के. देखो, अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं अलग अलग एरियाज के लिए, अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए. जैसे कि जब अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसको भी अभी अवार्ड मिला है, सोमेश उपाध्याय करके है, ओडिशा कैडर में आईएएस. अलग ठाट होती है और अलग जलवे होते हैं. यानी कि एक बार जब आप एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हो तो लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है, इतनी की सोच नहीं सकते आप. आज की डेट में जो आप लोग को भाव नहीं देते. अभी अभी जैसे एक स्टूडेंट है मेरा, अक्षय पांडे, मैंने उस दिन भी बताया था, अभी उसका फोन आया मेरे पास, परसों या नरसों की बात थी, अक्षय पांडे का. और उसने अभी नायब तहसीलदार जो है बन गया उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपीपीसीएस एग्जाम क्वालिफाई किया है. बोल रहा है सर मेरे पास कॉल आ रहा है कि मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, फॉर्च्यूनर दे रहा है. बोल रहा है किसी का कॉल आ रहा है फॉर्च्यूनर देने का, किसी का बीएमडब्ल्यू देने का. बोले सर मैं क्या करूं? तो मैंने ले लो जितना पैसा मिल रहा है. और एक साल, द गेम सिर्फ एक साल का होता है. अभी जैसे मुझे पूछ रहा था वो कि बोला सर मुझे ये एथिकली अच्छा लग नहीं रहा, काफी सारे कोचिंग वाले उसका अप्रोच कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर आप बस इतना बोल दो कि हमने आपके अंडर जो है वो तैयारी करी है. और कितने रुपए आप सोच नहीं सकते हो, गेस करो एक अमाउंट. तहसीलदार के लिए उतना नहीं मिलता, करोड़ों में तो नहीं आएगा. तहसीलदार के लिए 50 लाख का उसको ऑफर मिला एक बड़ी कोचिंग से. और ऐसी बहुत सारी कोचिंग. तो ये जो होता है ना कि जैसे कोचिंग के बाहर कई बार आप फोटोज वगैरह जो है वो देखते हो, कई बार ये मिथ भी होता है बहुत बड़े. मतलब ये मतलब फेक, मतलब आपको अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रकार की हरकत जो है वो कई बार कर दी जाती है. उस पर नहीं आना, मेन फोकस करना है. देखो, मैंने अक्सर स्टूडेंट को एक ही चीज के बारे में बताया कि आप जहां पर भी तैयारी कर रहे हो फोकस करो कि जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका आपको समझ में आना चाहिए. मेन चीज समझ में आना चाहिए. समझ में आएगा तभी आप आगे बढ़ो. एंड दूसरी चीज आप फोकस करो कि जो पढ़ा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे. और एक मेहनत आपको अलग से करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के बैठो कि अगर उनका एक सब्जेक्ट कवर हुआ है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चंस दिख भी रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, वरना क्या मतलब तैयारी करने का उनके अंदर, राइट. कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स को बोलते हैं कर्मयोगी. इस विकसित भारत बुक में काफी सारी चीजों के बारे में बात की हुई है. इसके बारे में किसी को पता है? मनरेगा फुल फॉर्म बताओ किसकी है? हाँ, श्रमिक. हाँ, 100 डेज का प्रोविजन है. इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. 2005 की ये स्कीम थी. और अगर काम नहीं दे पाई तो
क्या शहरी क्षेत्र में लोगों को जॉब मिलती है? रूरल, गांव क्षेत्र की स्कीम है, ग्रामीण। हाँ, गांव में होती है। और अगर किसी को 100 दिन की जॉब नहीं मिलेगी तो एग्जैक्टली है ना। और कौन डिसाइड करता है काम कौन से करने? डिसाइड कौन कर रहा है? ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है वो डिसाइड करवाती है, क्योंकि देखो ग्राम सभा क्या है, गांव के लोग 18+ लोग गांव के जो है वो ग्राम सभा के अंदर आते हैं, ये बताते हैं कि भाई हमें कुआं चाहिए, हमें रोड चाहिए, ये डिसाइड करते हैं। और फिर वो वाला प्लान जो है वो जिला परिषद के पास जाता है। आपने मेरे ख्याल से पंचायती राज के अंदर ये लेवल जो है वो पड़े होंगे, है ना। अच्छा, 3 टियर सिस्टम क्या होता है? किस चीज को बोलते हैं हम? देखो, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जैसे कि 3 लेवल होते हैं, एक ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, एक ब्लॉक लेवल और एक जिला परिषद। ये एनसीईआरटी में लिखा है कि ये 3 टियर है, बट उसको काट देना, वो गलत लिखा हुआ है। 3 टियर सिस्टम, यूनियन लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, जो पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अब देखो, आम आदमी पार्टी जो है वो, उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस जो है वो मिल गया है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नेशनल पार्टी का स्टेटस आम आदमी पार्टी को जो है वो दे दिया। कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस कौन देती है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा आपने? चेक करो एक बार, आर्टिकल 324 है क्या? चेक करो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल। ये आर्टिकल भी ध्यान में रखना है। 315 आया था, यूपीएससी पीएससी। कौन सा आर्टिकल है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 324 ना। याद रखना ये सब चीजें अपन को, ठीक है। अब देखो, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है, ये पीएससी और वनडे एग्जामिनेशन में भी आएगा। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, 6 अप्रैल 1980 को इसको, इसका फाउंडेशन हुआ, गठन हुआ, ठीक है। तो ये लिख लो, बीजेपी, सिंपल सी चीज, बीजेपी 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980 में जो है इसका गठन हुआ, बीजेपी का। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885। 28 दिसंबर 1885। ये चीज डायरेक्ट आ जाती, कई बार मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, 14 अप्रैल 1984। पता नहीं है, काशीराम। सीपीआई, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड हिस्ट्री हुई आपके यहाँ अभी? वर्ल्ड हिस्ट्री आज सर ने बहुत बढ़िया वो बनाया था यार, मैप, इंडिया का मैप बढ़िया बनाते हैं सर। राइटिंग भी सर की बहुत बढ़िया है, पढ़ाते भी अच्छा है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो गेम ओवर। नेशनल पीपल्स पार्टी, 2013।
एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी भी एक है। देखो इसमें लिखा है नेशनल पीपल पार्टी पहली पार्टी थी जिसको जो है वो टू गेट सस्पेंडेड बाय इलेक्शन कमीशन, सस्पेंशन जो है वो उसको मिल गया था। होगा कुछ क्लॉजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। ईसीआई डिसाइड करती है ना हमारे यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है किसी ने अगर फ्रॉड किया नहीं किया तो उसको हटाना है नहीं हटाना है, तो पूरी रेगुलेटरी बॉडी ईसीआई है। जब आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हो तब जब भी इलेक्शन होते हैं तब सबसे ज्यादा पावर आप लोग के पास होगी, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं उस पीरियड में जिस समय इलेक्शन हो रहे होते हैं। फिर आम आदमी पार्टी 2012 26 नवंबर 2012, राइट, फाउंडेशन है। कुछ पर्टिकुलर पार्टीज का जो है वो नेशनल पार्टी स्टेटस भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हटा दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन किन चीजों के इलेक्शन कंडक्ट करवाती है? प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता ही नहीं है, सीएम का भी इलेक्शन नहीं होता, गलत बोल रहे हो। तो आप वो बोलो ना, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके भी कंडक्ट होते हैं, राइट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नहीं, स्टेट के भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगी। यहाँ पर लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि स्टेट के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है, बट स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके किसके? पंचायत, हाँ, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। आया था, कब आया था? अभी इस बार आया? अच्छा, अभी एनालाइज नहीं किया, 25 क्वेश्चन ही किए अभी। यूपीपीसीएस में आया था, ठीक है। अब ये लिख लो आप, हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट, थर्ड प्रेसिडेंट बन गई इंडिया की जिन्होंने फाइटर जेट जो है वो फ्लाई किया। सिंपल, बस यही चीज है, इसके अंदर और कोई न्यूज नहीं है। हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू ये थर्ड प्रेसिडेंट बन गई जिन्होंने फाइटर जेट जो है वो फ्लाई किया। कलाम साहब भी थे एक, तो मैंने फोटो देखी थी उनकी, उनने भी किया है। और एक और किसने किया इसमें लिखा हुआ शायद, एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद। अच्छा, कोविंद साहब ने भी उड़ाया था, गजब। इनका भी लिख लो आप, एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद, ये दूसरे फॉर्मर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है जिन्होंने जो है वो फाइटर जेट फ्लाई किया। एपीजे अब्दुल कलाम, उनका टेन्योर पहले था ना, कोविंद जी तो अभी आए थे इससे पहले। अलग जलवे होते हैं इस पोजीशन पे, जितने भी आईएएस होते हैं उनकी ट्रेनिंग के बाद प्रेसिडेंट के साथ डिनर होता है। एटिकेट्स भी सिखाए जाते हैं, पता है आपको? मसूरी के अंदर आईएएस की ट्रेनिंग इतनी तगड़ी होती है कि मसूरी में इसकी ट्रेनिंग होती है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लबासना, वहां पर ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग के दौरान ये भी सिखाया जाता है कि कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, बिकॉज आप टॉप मोस्ट लोगों के साथ, फॉरेनर्स के साथ जो है वो खाना खाओगे तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे। बहुत सारी चीज सिखाते हैं अलग अलग टाइप की। इंटरव्यू, हाँ, अलग अलग टाइप के मतलब वो रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि 5 लोगों का पैनल होता है और एक जो होता है वो चुप रहते हैं, वो, हाँ, वो साइकोलॉजिस्ट मेनली रहते हैं कि वो आपको देखते हैं कि आपका बिहेवियर कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है। जैसे कोई इंटरव्यू में ऐसे कोई सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं जिसमें बंदा अगर एग्रेसिव हो रहा है तो क्या पता वो फेशियल एक्सप्रेशन अपना एग्रेसिव छुपा ले, यहाँ से वो कर ले, तो वो यही पकड़ लेते हैं कि अच्छा इसने पंप किया एग्रेसिव में। अरे बहुत डिफिकल्ट टाइप, कई बार सिचुएशन ऐसी डिफिकल्ट कर देते हैं कि हालत खराब हो जाती है। आप कई बार नर्वस करने के लिए, वैसे तो इजी रखते हैं चीजें, बट कुछ कुछ पैनल नर्वस करते हैं। जैसे आप अंदर घुस रहे पूछ लेंगे वेयर इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। मतलब आप एंटर कर रहे हो, लोग टेंशन में, और एकदम से आप खड़े खड़े आप पे क्वेश्चन मार दिया। अब यही तो एक आइए, अब लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों होगा। अच्छा, एक मेरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों से, कि ये पैनल ने भी पूछा गया था, मुझसे पूछा था कि एक आईएएस को इतने सारे पर्क्स क्यों मिलते हैं? एक आईएएस को इतने पर्क्स क्यों मिलते हैं? पर्क्स, परक्यूसेट समझते हो क्या होता है? मतलब गाड़ी, बंगला, नौकर, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको एक कोट पहनाने वाला व्यक्ति भी रहता है उनके घर में, उनके बंगले में, कि जैसे आप ऑफिस निकल रहे हो तो आपको एक कोट भी पहनाएगा, आपके शूज जो है वो पहनाएगा इमरजेंसी सिचुएशन में। आपके लिए ड्राइवर होगा, आपके लिए कुक होगा। क्यों एक आईएएस को इतनी फैसिलिटी क्यों? व्हाट इज द रीजन?
आप एक डिस्ट्रिक्ट इमेजिन करो, आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, आपको इतनी सारी फैसिलिटी जो है मिल रही है, क्यों? टाइम बचता है किस चीज? और टाइम बचता है तो आपने अच्छी चीज बताई। जैसे एक डॉक्टर है, वो भी तो लाइफ सेव करता है। मतलब मुझसे पूछा था कि एक डॉक्टर एक तरफ है जो एक लाइफ सेव करता है, लोगों की जान बचाता है, उसको इतनी फैसिलिटी नहीं है, बट एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इतनी फैसिलिटी क्यों है? इंडिया के सबसे बड़ा नहीं तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप एक बड़े मुकाम में जो है पहुंचोगे तभी आपको ये सब मिलेगा। बट प्राइवेट सेक्टर तो आईएएस से ज्यादा जो है वो सैलरी दे रहा है। आई एक प्राइवेट सेक्टर से मेरे एक फ्रेंड है, उसका पैकेज 2.5 करोड़ रुपए एनुअल पैकेज, और उसकी कंपनी उसको हर 6 महीने में एक फॉरेन ट्रिप पे भेजती है फ्री में। फिर इतना तो पैकेज नहीं है आईएएस का, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सैलरी होगी, और क्या। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सैलरी है, बट हर महीने के 100 करोड़ रुपए तक बनाने की औकात है उसकी। बताओ। तो पॉइंट इज, जो आपने पॉइंट रेस किया ना वो सही रेस किया। अब डॉक्टर का काम सिर्फ ऑपरेशन करना है या मरीजों को देखना है, एक आईएएस का काम, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम 50 चीजें देखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपकी डिस्ट्रिक्ट के पास में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, आपको तुरंत अपने घर से बाहर निकलना, या दंगे हो गए, तो आपको तुरंत 50 लोगों को जो है वो कांटेक्ट करना है, उनको ऑर्डर्स पास करना है, मॉनिटर करना है एट अ टाइम। आपके पास उतना टाइम नहीं है। आपके पास एक फोन आया कि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया, उस समय से उसका दिमाग काम करने लगता है। इट इज द ब्रेन जो उसको इतनी चीज जो है प्रोवाइड कराता है। इसलिए तो ये सब चीजें क्यों पढ़ाई जाती है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप उस फील्ड के अंदर क्विकली डिसीजन ले सको। इसका इंटरव्यू, इसके मेंस के एग्जाम इतने डिफिकल्ट क्यों होते हैं? क्योंकि आप एट अ टाइम रिस्पॉन्ड कर सको। राइट, दिस इज द रीजन। टाइम वैल्यू, बिल्कुल। अब ये मैं तो इसको भी नहीं पकड़ा था, फिर भी चलो एनीवेज। ये लिखो आप, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च्ड इन अरुणाचल प्रदेश। लॉन्च्ड इन अरुणाचल प्रदेश। आपने देखा होगा ये हवलदार वगैरह लोग रहते हैं, एक क्वेश्चन और फेंका था मेरे ऊपर, हवलदार लोग जो रहते हैं वो करप्शन बहुत करते हैं। क्यों पर? हाँ 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 हाँ। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रैफिक में कितने पैसे करप्शन होते हैं। मतलब लाओ दो, 500 रुपए का चलाना है, लाओ दो 50 100, जाओ। क्यों होता है ऐसा? क्या उनकी सैलरी कम है? रहता है, उड़ जाओगे यहाँ पे बूम। अगर सैलरी का बोल दोगे तो गायब, रिश्ता कर देंगे। क्योंकि जब आप जॉब ज्वाइन कर रहे थे तो उस समय आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया था, क्या आपको पता नहीं था? करप्शन करने वाले की फितरत होती है करप्शन करना, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सैलरी कम है और ये है वो है। सैलरी कम है तो आप दुकान खोलो ना, वहां कमाओ। मुझे हड़का दिया था इस बारे में पैनल ने, बहुत गंदा। तो मैंने भी यही बोला था, मैंने भी यही गलती करी थी। मैंने कहा सर सैलरी वगैरह का थोड़ा इशू है, सैलरी का इशू। यू केम टू हेयर, मतलब बहुत वो साउथ साइड के थे, यू केम हेयर, you will going to get 70 50,000, 35 to 50,000 during training, so you will going to get yourself corrupted क्योंकि मेरे पास तो सैलरी कम है, तो मैं बीएमडब्ल्यू में घूमना है, तो करो ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब। अरे बहुत गंदा हड़का, चुप हो गया था, नहीं छोड़ने कर मैं, सॉरी। अब आ गया 7 अप्रैल 2023 को, इंडिया के डेट लिखना नहीं है। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो शुरू किया। अब चाहिए प्रोग्राम क्या है ये समझो। देखो एक चीज तो हम लोग को समझ में आ रही है कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरीके का है, विलेजेस का, गाँव का। अब इसमें आप ये लिखो एक पर्टिकुलर पॉइंट, बॉर्डर, बॉर्डर एरियाज के विलेजेस के लिए, विलेजेस ऑफ बॉर्डर एरियाज। जैसे कि अभी ये चाइना बॉर्डर पर इन्होंने जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। इसमें क्या करते हैं, विलेजेस को डेवलप करते हैं, बॉर्डर एरियाज के विलेजेस को डेवलपमेंट करने का ये प्रोग्राम है। अरुणाचल प्रदेश में लेकर, अरुणाचल प्रदेश कॉर्नर पे बिल्कुल। अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है आपको दिख रहा होगा कि चाइना के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर कर रहा है, राइट। तो ये कौन से वाले एरिया पर है? इंडिया चाइना की बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग? मैकमोहन, मैकमोहन लाइन, पक्का। और अफगानिस्तान और इसको इंडिया, रेड क्लिफ।
और इंडिया पाकिस्तान तो पता ही है सबको, एलओसी। इंडिया चाइना के एलएसी भी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना? ठीक है। देखो ये कभी कभी ये टनल भी पूछ सकते हैं, सिंकुला टनल, मनाली, दारछा, पाडुम, निम्बू एक्सेस, पता नहीं अलग अलग टाइप के टनल है। ये ऐसी चीज भी कई बार लोग ये पूछ लेते हैं कि लद्दाख तक पहुंचने के लिए जो है ये टनल हम लोग को देखने को, कैबिनेट ने ये भी जो है वो क्लियर किया हुआ है, बट इसका टॉपिक नहीं है ये। ठीक है। क्यों हम लोग बॉर्डर एरियाज पर अपने जो विलेजेस हैं उनको डेवलप कर रहे हैं भाई? क्यों? चाइना भी सेम चीज कर रहा है। अगर आप देखेंगे कुछ समय से सैटेलाइट पर इमेजेस आ गई हैं कि चाइना भी वहां पर लेकर क्यों लेकर आ रहा है? चाइना भी क्यों डेवलप कर रहा है विलेजेस, तो हम भी कर रहे हैं, क्यों? एरिया एक्सपेंड कर रहा है। और कुछ अच्छी चीज बताओ। चाइना की तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, चाइना कब्जा करने के फिराक में ही रहता है हमेशा, जैसे कि उसने साउथ चाइना सी के ऊपर अपना कब्जा भी किया हुआ है। आपको पता होगा साउथ चाइना सी का इशू, छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर कब्जा कर लिया उसने, बोल रहे कि ये मेरा है। और क्यों मेरा है? क्योंकि चाइना उसका नाम है समुद्र का। तो ऐसे तो हम बोलेंगे इंडियन ओशन हमारा है पूरा। अरे बहुत, मतलब चाइना की स्ट्रेटेजी आप देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब बच्चे टाइप की उसकी एक स्ट्रेटेजी पता है आपको? पांडास कहाँ पे पाए जाते हैं? चाइना। ये कभी भी किसी कंट्री के साथ फ्रेंडशिप करता है ना, तो उसको पांडा गिफ्ट करता है। और जैसे ही उसकी फ्रेंडशिप टूटी, मेरा पांडा वापस करो। ये होता है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में एकदम लड़ाई झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, मैंने वो दिया था मुझे वापस चाहिए, वो करते ही नहीं करते? लाओ मेरा वापस सामान ले गया, वो रिंग तुम्हें दी थी, है वो फोन तुम्हें दिया था, वापस करो। कोई मांगे ऐसा तो मतलब टूट गया वो। ठीक है। एक ये चीज थी, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता के अंदर आ गई, ये फैक्ट लिख लो। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन इन कोलकाता। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोलकाता मेट्रो जो है वो उसने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, अंडर वाटर मेट्रो है, गजब। अरे वाह यार। अच्छा ऐसा तो मेरे ख्याल से इधर थाईलैंड वगैरह साइड में है ना मेरे ख्याल से इस प्रकार का एक्वेरियम, दुबई वगैरह में भी है मेरे ख्याल से ऐसा। कोई गया है क्या? कोई बात नहीं, जल्दी ऑफिसर ऑफिसर बनो, फ्री की ट्रिप पड़ेगी। अच्छा है ना? अच्छा है। अभी अभी सिर्फ मेहनत करनी है, फिर दो चीजें होंगी। क्या क्या चीज? क्या? अच्छा ये कोचिंग में नहीं है? अच्छा। कौन सा वाला? आप वंदे भारत का बोल रहे थे कि शायद वंदे भारत बनी है वहां कहीं पे? क्योंकि एक हमारी कोचिंग के अंदर तो फैक्ट्री तो है जहां पर जो है ये ट्रेन वगैरह के डेवलपमेंट होता है। पता नहीं, होगा, आता रहता है। करंट अफेयर्स में तमाम प्रकार की चीजें रहती हैं। आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा। अरे चिप पे कुछ नहीं लगी, कौन बोल रहा है चिप लगी है यार? ये न्यूज व्यूज के चक्कर मत पड़ो। चिप कहाँ लगी है उसमें? हाँ, मुझे तो बड़ा ताजुब लगा अपनी मीडिया। क्या? पता नहीं, अरे पता नहीं है। नहीं कोई चिप विप नहीं थी उसके अंदर, कोई ऐसा होता है कि चिप लगेगी नोट्स के अंदर? और ठीक है वो चिप भी जो है वो लगा देंगे। मुझे ताजुब ये लगा हमारी इंडियन मीडिया वो एक्सप्लेन कर रही है कि वो पता नहीं कितने किलोमीटर नीचे जो है वो छुपा के रखोगे तो भी कैच कर लेगा, वो नहीं था आज तक का मेरे ख्याल से शायद। मैंने क्या इडियोटिक चीज है यार। उसमें इसलिए उसको फैला दिया गया क्योंकि उसमें मेरे मंगलयान जो है वो 2000 नोट में छपा हुआ था, बना हुआ था, तो इसलिए उसको उन्होंने वो हाईलाइट करना शुरू कर दिया, चिप लगी है, लगा है, वो लगा है, एक वो क्रिएट करने के लिए। अब 2000 नोट क्यों बंद किया उसका रीजन सुनो। मैं अगर अपनी जेब में जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए लेकर भी बैठ जाऊं ऐसे करके, तो वो किसी को समझ में नहीं आएगा, राइट? तो ये वो कारण भी रहता है क्योंकि बड़ा अमाउंट जल्दी, मतलब बड़ा नोट है तो जल्दी ट्रांजेक्ट होता है, मतलब जल्दी आप उसको हेरा फेरी उसकी कर सकते हो। एंड सेकेंडली काउंटरफीटेड नोट, फेक नोट्स वगैरह हमारी कंट्री के अंदर आ चुके हैं सर्कुलेशन में, दैट्स वाई ये वापस जो है वो ले रहा है। अब एक और चीज सुनो, अब ये तो बाहरी बातें हो गई, टेक्निकल चीज है, रियलिटी है अभी इलेक्शन आ रहा है। हाँ क्योंकि ये नहीं जा रहा। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, इनने तो दबा लिया पैसा, इनने, आप हमेशा देखना, मतलब इनका एक रोल रहता है। और एक और चीज, कभी भी ना कांग्रेसी भक्त बनो ना मोदी भक्त बनो ना कोई किसी, आप लोग एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स होने वाले हो,
आप लोग का कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राइट? जो पावर में है वही बढ़िया है। कोई सपोर्ट किसको सपोर्ट करते हैं? पावर वाले को सपोर्ट करते हैं, दैट्स व्हाई, राइट? तो कोई इन लोग का गेम सटीक लगता है मुझे कि ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं और ऑर्डिनेंस लेकर आकर आर्टिकल 370 उन्होंने जब हटा दिया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का, मतलब क्विक डिसीजन जो वो ले लेते हैं। अभी वो आने वाला है, इनने तो अपना पैसा दबा लिया जितना भी इनके पास सब ब्लैक में, राइट? और फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए छोड़ दिया कि जाओ भाई वापस कराओ, कर लो, करना है। पॉलिटिशियन का गेम अलग होता है और ये गेम सिखाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि आप लोग सिखाओगे, जो आप पढ़ के जा रहे हो ना, तो आप ही उनको ज्ञान दोगे कि सर ऐसा ऐसा कर लो, कुछ नहीं कर पाएंगे, जैक है। क्योंकि इन लोग को थोड़ा ना आइडिया रहता है, इन लोग का तो सिर्फ ये है कि पब्लिक के बीच में घूमते हैं ये लोग, बस अपने कॉन्टेक्ट, अपने रिलेशंस बना रखे हैं। बाकी मेन ज्ञान जो इनको दोगे वो आप लोग दोगे। ये ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है शार्क है, उसका मुंह खुला हुआ है ना, शार्क टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो ये केरला, सॉरी कोलकाता की मेट्रो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो यार ये एक चीज आ सकती है कोलकाता के अंदर है, सॉल्ट लेक। ये लिख लेना, ये सॉल्ट लेक करके क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्ट लेक कहां पर है? कोलकाता में। ठीक है, अब नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के बारे में बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक नेशनल लेवल पर जो है वो पॉलिसी जो है वो तैयार हो रही है। यूनियन कैबिनेट ने जो है वो अप्रूव कर दिया नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। ये मेडिकल डिवाइस सेक्टर जो हमारी कंट्री के अंदर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो ना यार कि आप जा रहे हो डॉक्टर के पास, उसने आपका मेडिकल चेकअप जो है वो कर लिया, राइट? और उस पे आप पे गोली दे दी। अब उसकी डिवाइस में अगर प्रॉब्लम है और आपको हैवी डोज की गोली दे दी तो आप तो बेहोश हो जाओगे, मर भी सकता है इंसान, राइट? तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो अलग अलग, जैसे ये एंटीजन टेस्ट किट, ये वाली किट थी अपने कोविड के समय पर, एंटीजन टेस्ट किट है ना, रैपिड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, हाँ मतलब क्या बोलते हैं उसको, आरटीपीसीआर किट वगैरह, है ना? तो ये अलग अलग प्रकार की किट हम लोग को देखने को मिल रही है जिसका मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के पर्पस के लिए ये पॉलिसी बस लेकर आए, और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर। और हमारा तो वैसे भी मेडिकल की फील्ड में काफी बड़ा मार्केट है, स्पेशली जेनरिक मेडिसिन की फील्ड में, राइट? एक ब्रांडेड मेडिसिन होती है, एक जेनरिक मेडिसिन होती है, उसमें सबसे बड़ा मार्केट हमारा है। सस्ता भी है हमारे यहाँ पर, टूरिज्म भी काफी अच्छा, हॉस्पिटल टूरिज्म वगैरह आप देखेंगे तो, मेडिकल टूरिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि चीप है, सस्ता है हमारे यहाँ का इलाज, तो फॉरेनर्स आते हैं हमारे यहाँ इलाज करने। ठीक है, मोजाम्बिक कंट्री कहाँ पर है? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक कंट्री कहाँ पर है? ये अफ्रीका के अफ्रीका पे ही है वैसे। मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैप दिख रहा है कहीं पे? अफ्रीका, ये कंट्री इन अफ्रीका, ये देखो आप, ये मडागास्कर आइलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इंडिया है हमारा प्यारा सा, ये इंडिया, इंडिया से अफ्रीका में जाओ, ये मडागास्कर आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये है मोजाम्बिक कंट्री। ठीक है, तो ये मोजाम्बिक कंट्री की है लोकेशन है। अब न्यूज जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, तो बूजी ब्रिज, तो इंडिया ने बूजी ब्रिज बनाया है मोजाम्बिक के अंदर, तो ये बूजी ब्रिज का नाम याद रख लेना, इंडिया ने जो है वो बूजी ब्रिज बनाया है मोजाम्बिक में। क्योंकि कभी भी कोई कंट्री आए तो तुरंत मैप की तरफ देखो। जयशंकर कौन है? एस जयशंकर, ये ईएम क्या है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स है ना, एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन की जितनी भी कंट्रीज वगैरह के साथ हमारी डील होती है तो ये मिनिस्टर डील करता है। ये एक आईएफएस ऑफिसर है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर थे जिनको ये बना दिया गया। सेम वैसे ही हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, क्या नाम है उनका? अजीत डोवाल, ये भी आईपीएस रह चुके हैं। सब किया नॉर्थ ईस्ट, अरे पाकिस्तान में भिखारी बन के रहे थे काफी जगह। ये वो थे, मतलब रॉ में थे, ये इंटेलिजेंस ऑफिसर थे हमारे, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आईपीएस निकाला था इन्होंने, 1980 समवेयर अराउंड। मोदी ने बोला लिया ना, क्योंकि दिमाग यार, आपका दिमाग मेनली पीरियड है ना, जैसे बोलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने वो सेमिनार अटेंड किया था ना वाला,
जो एमबीए वगैरह का सेमिनार हुआ था, किया था आप लोगों ने, आपने किसी और से, आप ही लोग ने किया, उसमें क्या बढ़िया बात बोली थी रेड्डी, सुनी सुनी होगी किसी की। देखो क्या होता है, कई बार उस समय तो आपको इसलिए बुला लिया गया, हमें क्राउड चाहिए था, मेनली सेट बनाए दो, ये शायद आपको पता भी लग गया होगा। बट कोई भी चीज को खाली मत जाने दो, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुन तो लो, सुनोगे तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। पूरे इतने मेरे ख्याल से 1 घंटे की उनकी स्पीच थी, क्या समझ में आया 1 घंटे की स्पीच में? उन्होंने एक टाइम के बारे में बहुत तगड़ी बात बोली थी कि आप अपनी लाइफ का 25 साल जो है वो अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन में स्पेंड कर देते हो, उसके बाद 10 एक साल आपको अपने करियर बनाने में लग जाते हैं, मतलब 35 ईयर्स की लाइफ आपकी चली गई। और एक्चुअल जो आपका टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का टाइम पीरियड होता है आफ्टर योर एजुकेशन। मतलब अगर आप 18-19 साल की एज में हो, 20 साल की एज में हो, तो आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 25-26 साल तक मुझे कुछ भी करके अचीव कर लेना है अपनी लाइफ में, बेस्ट टू बेस्ट। क्योंकि कई बार लोग अपना टाइम पास करते रहते हैं, मैंने देखा है लोग फालतू जो है बैठे हुए इधर उधर टपरी पे, मैं भी बैठा हूँ, मुझे पता है ना। तो जब क्या होता है, टाइम जो जब निकलता है ना, तब पता लगता है कि यार क्या खो दिया अपन ने। इट्स ओनली 5 ईयर्स, 5 साल अपने आप को दे दोगे, लाइफ विल बी सक्सेसफुल। 5 साल तो बहुत होता है। और ये बात मैं कहता हूँ कि आपको डिसाइड करना है कि नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है। वो अगर आपने डिसाइड कर लिया तो सिर्फ डिसाइड नहीं करना है, वो अचीव कब होगा, जब आप आज से मेहनत करोगे, फ्रॉम डे 1। बूजी ब्रिज, सिंपल सी बात, एक ही चीज बस आपको ध्यान में रखनी है, मोजाम्बिक और इंडिया के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप जो है वो हो रही है, एक सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये ध्यान में रखना है। बूजी नदी भी यहाँ पर है, बूजी नदी भी है, राइट, ठीक है। बस बूजी रिवर पूछ सकते हैं, बूजी ब्रिज पूछ सकते हैं, और ज्यादा इसमें कुछ पूछेंगे नहीं आपसे। मोजाम्बिक साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, मैंने आपको इसकी लोकेशन जो है वो ऑलरेडी बता दी है। पोर्चुगीज यहाँ पर आए थे 1498 में। 1498 में और कौन व्यक्ति आया था? वास्को ड गामा। कितनी बार आया इंडिया के अंदर वास्को ड गामा? 1498, 1501, 1524, है ना? बिल्कुल याद हो जानी चाहिए चीजें। फिर एप्पल का पहला स्टोर जो है वो इंडिया के अंदर ओपन हो गया। कहां पर? ये मुंबई में किया था ना लोगों ने, ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा। अच्छा, क्या बोलते हैं? एंटीला, एंटीला, एंटीना, एंटीला बोलते हैं क्या? एंटीला। अच्छा, मुकेश की जगह है, लीज पे लिया है। वहां पे तो ऐसे ही मिलते हैं यार। शाहरुख खान का भी तो मन्नत लीज पे ही है, 99 ईयर्स, वो भी बैंड्रा में ही है, ठीक है। अब देखो, पहला अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, ये अप्रूव जो है वो कर दिया। बस इसमें ये आएगा कि अभी रिसेंटली कौन सी मतलब टूरिस्ट ट्रेन जो है वो अप्रूव हुई है, तो अंबेडकर, अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, इसका नाम है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ये अलग अलग चीजें जो है वो अम्बेडकर साहब के बारे में बताएगी। यार एक ट्रेन है अपने यहाँ, पता नहीं महाराजा एक्सप्रेस है, पता नहीं क्या नाम है उसका, ऐसा कुछ है ना उसका। उसका मेरे ख्याल से एक एक व्यक्ति का चार्ज है उसका 6 से 11 लाख, है ना। कमाना पड़ेगा पैसा लाइफ में, अगर सब लग्जरी एंजॉय करनी है तो उसके लिए आज से मेहनत करना जरूरी है। मैं तो बोलता हूँ, लोग मुझे कई बार लोग ज्ञान देते हैं, बोलते हैं कि पैसे में क्या रखा है, पैसे से क्या मिल जाएगा। फर्जी लोग हैं ये सब, इनकी बातें नहीं सुनना चाहिए। पैसा है तो सब है ना, पैसा है ना, पैसा है तो बड़ी 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 बातें फाइट लगाते हैं, लगाते हैं। या मैं तो बोलता हूँ सबको यार, मतलब इतना पैसा कमाओ कि जो चीज हम चाहें साला वो अपने हाथ में होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट।